द राइज ऑफ मगध एंड अलेक्जेंडर इन्वेजन। ये है एनसीईआरटी का, ओल्ड तमिलनाडु एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। दिस इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस वीडियो। ये हमारी सोर्स ऑफ लर्निंग है, तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री बुक फॉर क्लास 11th एंड 12th। इंट्रोडक्शन। द राइज ऑफ मगध एंड द अलेक्जेंडर इन्वेजन। 6th सेंचुरी बीसी भारत, द रियल गेम ऑफ थ्रोन्स। ये कहानी है जब भारत में छोटे छोटे राज्य अपने एम्पायर बनाना चाहते थे। मतलब अपनी एम्पायर बिल्डिंग में वो पूरी तरह से बिजी थे। एक था कोसाला, वो अपना किंगडम बना रहा था। अवंती भी था, जिसने अपने शौर्य से सबको इम्प्रेस करना चाहा। वत्स अपने बिजनेस और नॉलेज से नाम कमा रहा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी एक स्लीपर हिट किंगडम जो अभी सोया हुआ था, जो जाग रहा था। वो था मगध। बिल्कुल क्वाइट तरीके से अपने मूव्स बना रहा था, बिल्कुल शतरंज की गेम की तरह। मगध ने अपना प्लान सेट किया था। वो पूरे भारत को कंट्रोल करना चाहता था। वो चाहता था कि पूरा भारत उसके कंट्रोल में हो। लेकिन सवाल ये उठता है, मगध ही क्यों? बाकी राज्य क्यों नहीं? बाकी राज्य पीछे क्यों रह गए? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम नहीं था, ये था स्मार्ट मूव्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और परफेक्ट टाइमिंग का कॉम्बो। मगध का विजन था भारत को एक करना, एक बड़ा एम्पायर बनाना, अखंड भारत बनाना। भीमसरा ने शादियों के थ्रू अपनी पावर्स को सोलिडिफाई किया और अजात शत्रु ने अपने 16 ईयर्स की वॉर से सबको अपने पैरों के नीचे कर दिया। मगध का प्लान क्लियर था, किसी भी चीज के लिए तैयार, हर सिचुएशन में अपना फायदा निकालना। ऐसा था मगध। लेकिन ट्विस्ट अभी आना बाकी था। सोचो क्या हो सकता है ट्विस्ट? ट्विस्ट था फॉरेन इन्वेजन। एक यंग किंग अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था। इजिप्ट से लेकर पर्शिया तक सबको हरा चुका था और अब उसका फोकस भारत पर था। मगध का सपना पूरा होने से पहले एक फॉरेन इन्वेजन का ड्रामा शुरू हो गया। यह था एपिक टकराव का सीन, द गेम ऑफ थ्रोन्स का सीन। एक तरफ मगध का एम्पायर जो अपने अंदर से राइज हो रहा था और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का एम्पायर जो बाहर से काफी इंप्रेसिव लग रहा था। यह कहानी है ज्योग्राफी और स्ट्रेटजी का परफेक्ट यूज की, रिलीजन और पॉलिटिक्स की क्लैश की, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर अलेक्जेंडर मगध तक पहुंचता तो क्या होता? कौन जीतता? क्या भारत डिवाइड रह जाता या मगध उसको अपने एम्पायर में एब्जॉर्ब करके और बड़ा कर देता? ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जो हमारे इतिहास को शेप करती है। तो चलो एक एपिक जर्नी पे निकलते हैं, जहां एक तरफ मगध अपनी किस्मत लिख रहा है और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अपनी डेस्टिनी चेज कर रहा है। वेलकम टू द रियल गेम ऑफ थ्रोन्स, एम्बिशन, वॉर और डेस्टिनी का गेम। सोचिए 6th सेंचुरी बीसी में भारत कैसा था? उस टाइम नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। कुछ मोनार्कियल थे, मतलब राजशाही सिस्टम, और कुछ रिपब्लिक्स जो गणतंत्र थे। गैंगटिंग प्लेन का एरिया में ज्यादातर मोनार्की थी और रिपब्लिक ज्यादातर हिमालयस के फुटहिल्स और नेस्टो वेस्टर्न के रीजन में थे। कुछ रिपब्लिक बस एक ही ट्राइब के लोगों से बने हुए थे, जैसे साक्याज, लिच्छावीज और मलाज। लेकिन जो ये रिपब्लिक थे ना, इनमें हर इंपॉर्टेंट डिसीजन ना पब्लिक असेंबली के पास होता था, जो ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव या फैमिली हेड से मिलके बनता था। सारे डिसीजन मेजोरिटी वोट के बेस पे होते थे। पर लेकिन एक सवाल है। सवाल ये है कि व्हाई वर मोनार्की प्रेजेंट इन द गंगा प्लेन एंड रिपब्लिक इन द हिमालयन फुटहिल्स?
क्या गंगा प्लेन में ऐसा सिखाया जाता था कि यहाँ पे रिपब्लिक नहीं हो सकता, और फुटहिल्स, हिमालयंस की फुटहिल्स पे सिखाया जाता था कि यहाँ पे हमें रिपब्लिक ही लेके आना है। रिपब्लिक का मतलब चुना हुआ नेता, जैसे आज इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। पर लेकिन गैंगटिंग प्लेन में ऐसा नहीं होता था। पर लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? गैंगटिंग प्लेन में ज्यादा मोनार्की क्यों थी और रिपब्लिक क्यों ज्यादातर हिमालय के फुटहिल्स और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे? तो इसके काफी सारे रीजन है। इसका फर्स्ट रीजन है ज्योग्राफी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो गंगा प्लेन की ज्योग्राफी है ना, वो है फ्लैट, ओपन, फर्टाइल लैंड। अगर आप हिमालयन फुटहिल्स की ज्योग्राफी देखोगे तो वो है हिली, फॉरेस्टेड, रगड टेरेन। ये तो होगी ज्योग्राफी। और दूसरा रीजन है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। जो गंगा प्लेन है वो थे हाई फर्टाइल सॉइल, रिच एग्रीकल्चर एंड टैक्स रेवेन्यू। अब फर्टिलिटी ज्यादा थी सॉइल की, ज्यादा थी तो उससे क्या होगा? उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी, तो उससे टैक्स रेवेन्यू, टैक्स जनरेट कर सकते थे राजा। लेकिन जो हिमालय था वहां पे लिमिटेड एग्रीकल्चर थी, लेस इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन थी, तो इससे वो टैक्स भी वसूल नहीं कर सकते थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो था सेंट्रलाइज्ड गंगा का, विच इज रूल्ड बाय अ किंग। बट जो हिमालयन थे वो थे डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइब गवर्नेंस। अब डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइब गवर्नेंस इसलिए थी क्योंकि फुट हिल्स में सिर्फ एक ही ट्राइब नहीं रहती थी, काफी सारी ट्राइब्स रहती थी और वो इकट्ठे नहीं रहते थे। जैसे अब अगर आप आज भी देखो कि यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है या हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में ज्यादा पॉपुलेशन है, ऑब्वियस ही बात है यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है। सोसाइटी जो गंगा की थी हायरार्किकल थी, जो रूलर था वो टॉप में था और जो उसके सब्जेक्ट थे वो बिलो थे। पर हिमालयन में ऐसा नहीं था, हिमालयन में इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब लोग मिलके डिसीजन लेते थे। अब अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें, जो गंगा की थे वो थे स्ट्रॉन्ग आर्मीज, पॉसिबल ड्यू टू वेल्थ एंड पॉपुलेशन। अगर हम बात करें हिमालयन फुटहिल्स की, तो स्मॉल डिफेंस ग्रुप्स, लेस फोकस और एक्सपेंशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है उसने डिसाइड किया कि कहाँ पे मोनार्की होगी और कहाँ पे रिपब्लिक। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर व्हाई monarchies are found in the Ganga plain and republic in the foothills of Himalaya। अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखें, अंगुतारा निकाय में, तो उसमें 16 महाजन पदों के बारे में बात किया गया है। मतलब कि 16 महान राज्यों का जिक्र किया गया है जिन्हें 16 महाजन पद भी कहा गया है। ये थे अंगा, मगध, काशी, कोसाल, वाजी, मला, छेड़ी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, अस्माका, अवंती, गांधारा और कंबोज। पर लेकिन हमारे काम के सारे नहीं है। अगर हम एनसीईआरटी देखें तो उसमें भी मेन है 4। वो 4 कौन कौन से हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि बोला मैंने आपको कि 16 महाजन पदों के बारे में बात की गई है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महाजन पद का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। हमने बोल तो दिया महाजन पद, तो एक्चुअल में मीनिंग क्या है उसका। तो इसके लिए इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला महा, दूसरा जनपदा। महा का मतलब हमें पता है बड़ा, ग्रेट। जनपदा का मतलब होता है जनता प्लस पद। मतलब अगर इसको हम बिल्कुल सिंपल मीनिंग में देखें तो महाजन पद का मतलब है बड़े जनजातियों के राज्य या लार्ज
टेरिटोरियल स्टेट्स, जो कि 16 मेजर किंगडम थे अराउंड 16th सेंचुरी BCE इंडिया में। तो जब छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज ने एक जगह पर सेटल होकर अपना राज्य बनाना शुरू किया तो वो जनपद कहलाए। जब ये राज्य और पावरफुल, ऑर्गेनाइज और पॉलिटिकल बन गए तो ये महाजनपद कहलाए। पहले जनपद, जैसे जनपद और इकट्ठे होते गए तो उसको हमने महाजनपद बोल दिया। ओके, क्लियर कि महाजनपद का मतलब क्या है। लेकिन टाइम के साथ साथ जो छोटे और कमजोर राज्य थे वो या तो पावरफुल रूलर्स के सामने सबमिट कर दिए गए या धीरे धीरे खत्म हो गए। मिड 16th सेंचुरी BC तक सिर्फ 4 किंगडम बचे थे, जो कि हमने पहले भी बोला कि हम 4 ही किंगडम्स के बारे में बात करेंगे। वो कौन कौन से है? वो है वत्स, अवंती, कोसाला और सबसे मेन मगध। तो आज हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेव्स फ्रेमवर्क से, जो कि हम पिछले चैप्टर भी ऐसे पढ़ रहे हैं। G बोले तो ज्योग्राफी, R बोले तो रिलीजन, A बोले तो अचीवमेंट, P बोले तो पॉलिटी, E बोले तो इकोनॉमी, S बोले तो सोसाइटी। इस फ्रेमवर्क के थ्रू हम इन 4 किंगडम्स के बारे में जानेंगे। हम चारों किंगडम्स की ज्योग्राफी भी देखेंगे, रिलीजन भी देखेंगे, अचीवमेंट भी देखेंगे, पॉलिटी भी देखेंगे, इकोनॉमी और सोसाइटी भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वत्स महाजनपद से। वत्स महाजनपद की हम पहले ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो जो कि आपकी स्क्रीन में विजिबल है, तो वत्स महाजनपद की लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है अयोध्या के नीचे, कुसुम्बी के ऊपर, सुरसेना के राइट में, काशी के लेफ्ट में, वाराणसी के लेफ्ट में। यह है वत्स महाजनपद। तो जो वत्स महाजन किंगडम है वो लोकेटेड है मॉडर्न डे इलाहाबाद, प्रयागराज में, जहां पे कुछ टाइम पहले महाकुंभ भी हुआ था। वहां पे वत्स किंगडम था एक टाइम में, एक टाइम मतलब 6th सेंचुरी BC में। इटले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगर इसकी जो वत्स की कैपिटल थी वो थी कौसुम्बी, जो मॉडर्न नेम प्रयागराज के पास है, गंगा के किनारे थी। तो अगर हम इसकी ज्योग्राफी को ध्यान से देखें, इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखें, एनालाइज करने की कोशिश करें इसकी वत्स महाजनपद की, तो हमें क्या पता लग सकता है? सबसे पहला पॉइंट है कि ये प्लेन है। तो जो गंगा प्लेन पर होने के कारण क्या होगा हमें पता है। जब रिवर अपने इनिशियल पॉइंट से नीचे की तरफ जाती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? वो लेके आती है फर्टाइल एलुवियल सॉइल। तो इसके लोकेशन क्या है? रिवर्स के साथ है, प्रयागराज के संगम के पास है। तो वहाँ की जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल होगी। और ज़्यादा फर्टाइल लैंड किसका इंडिकेटर होती है? ऑब्वियसली बात है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इरिगेशन। इरिगेशन इसके कारण इजी हो गया था। ट्रेड और ट्रेवल का मेजर लैंड रूट्स यहीं से गुजरता था। अगर अब ना हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की, किसकी? वत्स की। पहला क्या हो गया? पहला हो गया कि इनके पास फर्टाइल लैंड थी। फर्टाइल लैंड होने के कारण क्या हुआ? फर्टाइल लैंड होने के कारण उनके पास खेती बाड़ी ज़्यादा हुई, एग्रीकल्चर ज़्यादा हुई, इरिगेशन ज़्यादा करवा रहे थे। उसके कारण उसके बाद क्या हुआ? अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे ना ध्यान से मैप में, तो ये ट्रेड और ट्रेवल का एक मेजर लैंड रूट था। मतलब कि अगर किसी को आज के मतलब कि अगर ये मैप में देख पा रहे हो राधा वंगा, अगर यहाँ से किसी को ट्रेड करना होता था गंधारा से, जो कि आज के अफगानिस्तान के या पाकिस्तान के एंड के पास है, तो उसको कहाँ से होकर जाना पड़ता था? उसको वत्स से होकर जाना पड़ता था। अगर उसको लैंड रूट पे जाना है तो भी वत्स से होकर जाएगा, रिवर रूट में जाएगा तो भी वत्स से होकर जाएगा। तो ये एक नोडाल पॉइंट था नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कनेक्शन का। ये थी इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। ये फर्टाइल लैंड और वाटर कनेक्टिविटी ने वत्स को कमर्शियली अट्रैक्टिव बनाया। ऑब्वियसली बात है, अट्रैक्टिव तो बनना ही था। लेकिन इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे मिलिट्री इन्वेजन के लिए भी वल्नरेबल बना दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसकी लोकेशन को, देखो
लैंड फर्टाइल है, खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, ट्रेड रूट भी इधर से है। पर उसमें क्या हुआ, उसमें बाकी लोगों की भी नज़र होगी, वो भी इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर लोकेशन को, वत्स की लोकेशन को वर्नरेबल बना दिया। कौसम्बी जैसे एक्सपोज सिटी को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल था, स्पेशली जब मगध जैसे एक्सपेंशनिस्ट पावर राइज कर रहे थे। जियोग्राफी ने शॉर्ट टर्म प्रोस्पेरिटी दी बस को, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफेंसिबिलिटी वीक थी। अगर वत्स ये लोकेशन को एक स्ट्रेटेजिक या फिर डिफेंसिव एसिड के रूप में और डेवलप करता ना, जैसे मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, मैं ध्यान से सुनो, मैं इस लाइन का क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मैंने बोला कि अगर वत्स इस लोकेशन को एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव एसेट के रूप में और डेवलप करता, जैसे फोर्ट, रिवर कंट्रोल, ट्रेड टोल्स, तो ये लॉन्ग टर्म डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकता था, पर लेकिन नहीं कर पाया। अब आप पूछोगे क्यों नहीं कर पाया, तभी तो भाई मगध का जन्म होगा यार। एक ही तो जीतता है ना जब काफी सारे लोग लड़ते हैं। तो हमने जाना ज्योग्राफी कहाँ पे है, क्या उसकी एडवांटेज है उस ज्योग्राफी की, और क्या उस ज्योग्राफी की डिसएडवांटेज है। तो आगे चलते हैं, आगे हम जानेंगे वत्स के रिलीजन के बारे में। डोमिनेंट बिलीफ्स क्या थे। इनिशियली ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन काफ़ी प्रेवलेंट था। हमें पता है कि जो ये पीरियड है 6th सेंचुरी BC का, ये आया है आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड, ओके, जहाँ पे कास्ट सिस्टम काफ़ी प्रेवलेंट है। तो इनिशियली हमें पता है वहाँ पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था, पर बाद में बुद्धिज्म भी पॉपुलर हुआ वहाँ पे। बुद्ध ने खुद कौसम्बी में समय बिताया। यहाँ पे जो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी काफ़ी थी। इस रीजन को जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसने इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हब बना दिया था उस टाइम पे। अगर हम इस रिलीजन को देखो, जो आपके पहले 3 है ना, वत्स हो गए, जो आगे एक 2 और आएंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मगध को, तो हम इसको डिटेल में जाकर नहीं डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको क्रिटिकली इंसाइड करें रिलीजन वाले सेक्शन को, तो ये रिलीजियस प्लूरलिज्म वत्स की स्ट्रेंथ भी थी और चैलेंज भी थे। जो ब्राह्मणवाद या फिर ब्राह्मणिकल एलाइट और इमर्जिंग बुद्धिस्ट वैल्यू के बीच में ये टेंशन क्रिएट करता था। ये रिफ्लेक्ट करता है कि रिलीजियस ट्रांजिशन एक स्मूथ प्रोसेस नहीं था, rather than एलीट और मासिस के बीच वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता था। तो दिस इज अबाउट वत्स रिलीजन। नेक्स्ट है अचीवमेंट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला, दिस इज अ रियल गेम ऑफ थ्रोन्स। कल्चरल सोफिस्टिकेशन विद पॉलिटिकल नाइविटी। जो इसकी कैपिटल थी कौसम्बी, वो एक वाइब्रेंट कमर्शियल हब था। ये तो उनकी अचीवमेंट थी। वो वाइब्रेंट कमर्शियल हब क्यों था? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टाइल लैंड, ज़्यादा उनके पास इरिगेशन कैपेसिटी थी, और वो जो उनकी लोकेशन थी वो ट्रेड रूट के बीच में आती थी। अगर आज के बांग्लादेश से अगर उनको अफगानिस्तान तक जाना होता तो जो रिवर के थ्रू जाना है तो भी आपको वत्स के जोग्राफी से होकर जाना पड़ेगा। अगर लैंड से जाओगे तो भी आपको वत्स से किंगडम से होकर जाना पड़ता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी थी। अर्बनाइजेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का सेंटर था वत्स अपने टाइम में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वत्स को रिफाइंड सोसाइटी के रूप में डेपिक्ट करते हैं, लेकिन इन कल्चरल अचीवमेंट के बावजूद वत्स का पॉलिटिकल फोरसाइट लिमिटेड था। ट्रेड और कल्चर में आगे होने के बावजूद वत्स स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्ड नहीं कर पाया, जो मगध जैसे राइवल्स के सामने बहुत जरूरी था। यह एक केस है जहां सॉफ्ट पावर तो काफी थी, लेकिन हार्ड पावर, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड
पॉलिटिकल एम्बिशन की थोड़ी कमी थी, थोड़ी नहीं काफ़ी कमी थी। तो अगर हम इससे लर्निंग ले एज ए क्रिटिकल टेक, तो हम क्या सीख सकते हैं वक्त से? वक्त के पॉलिटिक्स, वक्त की जो पॉलिटिक्स थी ना, वो ज़्यादातर पर्सनैलिटी ड्रिवन थी, सिस्टम ड्रिवन नहीं थी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्थ होती, जैसे ब्यूरोक्रेसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, तो ये मगध के चैलेंज को टैकल कर सकता था, जैसे कि आज की पाकिस्तान की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटिक्स। अब इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, अगर आप पाकिस्तान को देखो, जब भी नई सरकार आती है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। मतलब पर्सनैलिटी बेस्ड स्ट्रक्चर है उनका, भी पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का। तो दिस इज अबाउट अचीवमेंट। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो उनके एक राजा थे उद्यान, उनको लिटरेचर में ना एक रोमांटिक हीरो के रूप में याद किया जाता है। हम बत्स की बात कर रहे हैं अभी। उनका नाम संस्कृत नाटकों में भी आता है। उनका रेन डिप्लोमेसी और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। इनकी पॉलिटी इतनी कुछ खास नहीं थी एज कंपेयर टू मगध। तो मोनार्की थी, रोमांटिक लेगेसी थी, नो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं थी इसमें। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, स्ट्रिंग बट डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। स्ट्रॉन्ग थी, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है, मैंने गलती से स्ट्रिंग लिख दिया, मैं वही सोचूं स्ट्रिंग का क्या मतलब हो सकता है यार, ये स्ट्रॉन्ग है यार, स्ट्रॉन्ग थी बट डिपेंडेंट थी लोकेशन के ऊपर। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्यों थी ऐसा, ऐसा क्यों था? क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो लोकेशन है वो गंगा के किनारे है। गंगा के किनारे के होने के कारण एग्रीकल्चर और रिवर वेस्ट ट्रेड एफिशिएंट था। वस्त का लोकेशन दो मेजर राउट्स के जंक्शन पे था, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल इंडिया को कनेक्ट करता था। वस्त की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन हाईली लोकेशन डिपेंडेंट थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ लेकिन एक्सटर्नल थ्रेट मैनेजमेंट पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं किया गया। जब इकोनॉमिक हब्स सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो वो रेडर्स एंड कॉन्कर के इजी टारगेट बन जाते हैं। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन मगध एक्सपेंडेड। तो इन्हीं के साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा ही हुआ जब मगध ने एक्सपेंड किया। नेक्स्ट है सोसाइटी। सोसाइटी हायरार्किकल थी बट नॉट ओपन टू ओपन टू न्यू आइडियाज। हायरार्किकल थी, वहां पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर डोमिनेंट था, जैसे कि वन हायरार्की क्लियरली एस्टेब्लिश्ड थी, पर साइमल्टेनियसली बुद्धिज्म के आइडियाज भी पेनिट्रेट कर रहे थे, जैसे इगैलिटेरियन एथिक्स और अहिंसा का कंसेप्ट। ये वत्स को एक ट्रांजिशनल सोसाइटी बनाता है। इनका रिलीजियस टॉलरेंस, जहां एलीट ब्राह्मणिकल ऑर्डर और न्यू बुद्धिज्म एथिक्स के बीच साइलेंट टेंशन था। बुद्धिज्म की अपील शायद उन ग्रुप्स के लिए थी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम में ऐड नहीं किए गए थे या फिर मार्जिनलाइज्ड थे, जैसे कि वैश्य, वुमेन्स, शूद्रस। यानी वत्स एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एज पर तो था, बट एलीट रेजिस्टेंस और लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ने उस ट्रांसफॉर्मेशन को फुली मैच्योर होने से पहले ही क्रश कर दिया। अगर हम इसको कंक्लूड करें वत्स को, तो वत्स एक कल्चरली रिच, इकोनॉमिकली साउंड और स्पिरिचुअली वाइब्रेंट सोसाइटी थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजिक फोरसाइट मिस किया, उससे लगता है कि सस्टेनेबल ग्रेटनेस सिर्फ कल्चर और ट्रेड से नहीं बनता। पॉलिटिकल विल, मिलिट्री डिफेंस और आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी भी जरूरी होती है। हाँ, अगर आज कोई पूछे कि इंडिया डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करता है एज कंपेयर टू एजुकेशन, तो उसका आंसर ये हो सकता है कि अगर हम एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे,
कल्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हमें करना भी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि एजुकेशन और कल्चर पे फोकस ना करो, हमें करना चाहिए। पर लेकिन अगर हम डिफेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो हमारे पास देश ही नहीं रहेगा एजुकेशन लेने के लिए। दिस इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट किंगडम है हमारा अवंती महाजनपद। अगर हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो जो अवंती की ज्योग्राफी है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक स्टेट है, वो है मध्य प्रदेश। वहां पे आपको अवंती दिखेगा उज्जैनी के ऊपर, देख पा रहे हो, मत्स्य के नीचे वो है अवंती की लोकेशन, प्रेजेंट डे मालवा रीजन। इसकी दो कैपिटल थी, उज्जैनी जो कि नॉर्दर्न कैपिटल थी, और महिष्मती जो सदर्न, महेशमती, मेरे बचन ही मेरा शासन है, वो वाली नहीं, ये कोई और होगी, पता नहीं, मे भी वो भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट से एनालिसिस करें इसकी ज्योग्राफी की, तो जो उज्जैनी थी, जो उसकी नॉर्दर्न कैपिटल थी, वो एक क्रॉस रोड था नॉर्दर्न साउथ और ईस्ट वेस्ट ट्रेड के बीच का। विंध्यन माउंटेन्स और नर्मदा रिवर के पास होने की वजह से ये एक नेचुरल डिफेंसिव और रिसोर्सफुल टेरेन था। दोबारा से रिपीट करता हूँ, विंध्यन माउंटेन्स और नर्मदा रिवर के पास होने की वजह से ये एक नेचुरल डिफेंसिव और रिसोर्सफुल टेरेन थी। ब्लैक कॉटन सॉइल के कारण फर्टाइल लैंड था, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए। जो उसकी ब्लैक कॉटन सॉइल थी ना, वो ब्लैक सॉइल थी, वो कॉटन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कॉटन जिससे कपड़े बनते हैं। अवंती के पास नेचुरल डिफेंस, रिच एग्रीकल्चर और ट्रेड गेट पे होने का रेयर कॉम्बिनेशन था। यह उसे एक सेल्फ सस्टेनिंग और एक्सपेंशनिस्ट रीजनल सुपर पावर बना सकता था, पर नहीं बना पाया। हमें आंसर पता है क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि मगध ने आना था, मगध ने सब पे राज किया। आगे है रिलीजन ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, बस हो गया, ये है हमारा अवंती। अगर हम इसकी रिलीजियस लाइफ की बात करें अवंती के, तो इनिशियली जैसा उसमें था, वैदिक रिचुअल और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। बाद में ये रीजन बुद्धिज़्म का भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना, स्पेशली उज्जैनी के थ्रू। उज्जैनी उज्जैनी लेटर टाइम में सेविज्म और वैष्णविज्म का भी सेंटर बन गया। अवंती का रिलीजियस ट्रांजिशन और डाइवर्सिटी उसे एक कल्चरल मेल्टिंग पोर्ट बनाता है। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन प्लूरलिज्म होती तो एक अर्ली मॉडल ऑफ सेक्युलर इंटीग्रेशन बन सकता था, पर नहीं बन पाया क्योंकि स्टेट स्टेट स्पॉन्सर नहीं थी प्लूरलिज्म। अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करें तो इसका जो अचीवमेंट थी वो थी पॉलिटिकल सिस्टम। अवंती एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की थी। सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे चंद प्रद्योता महासेना। प्रद्योता ने एक्सपेंशन और डिप्लोमेसी दोनों में काफ़ी एक्टिव रोल निभाया। उज्जैनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी थी, एफिशिएंट अर्बन लेआउट के साथ। अवंती ने काफ़ी सारे किंगडम जैसे कोसाला, वत्स, मगध के सारे मैट्रिमोनियल और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का यूज़ किया। अब मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी क्या होती है? मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी बहुत ईजी है। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, हाउस ऑफ ड्रैगन देखा होगा। तो जो हुआ, अगर आप हाउस ऑफ ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में देखोगे तो वो क्या कर रहा है, उनका पिता क्या कर रहा है, बेटा पिता क्या कर रहा है, अपनी बेटी को बोल रहा है उधर शादी कर लो, वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग है, वो भी हमारे इस किंगडम में आ जाएगी, तो हमें कोई आंखें दिखाने की जरूरत नहीं करेगा। दैट इज अ मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी। अगर हम क्रिटिकल टेक करें इसकी अचीवमेंट का, तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल विजन स्ट्रॉन्ग था इनका,
लेकिन अवंती एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनने के लिए रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेटिस नहीं डेवलप कर पाया। वॉर और डिप्लोमेसी में तो स्ट्रोंग था, पर इंटरनल सिविल सिस्टम वीक था। इसी के कारण मगध ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। पोलिटी पोलिटी हमें पता है अवंती का मोनार्किकल सिस्टम था। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर, यार मोस्टली ना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मोस्टली हर जगह का सेम ही है, सारे एग्रीरियन इकोनॉमी थी। मालवा रीजन का फर्टाइल ब्लैक सॉइल कमर्शियल फार्मिंग के लिए आइडियल था। कमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ट्रेड, उज्जैनी एक ट्रेडिंग क्रॉस रोड था। नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्टर्न ट्रेडर्स के लिए एक सेंट्रल लोकेशन थी। क्राफ्ट्स, मेटलर्जी और अर्बन मार्केट सिस्टम वेल डेवलप्ड था यहाँ पे। अगर अवंती ने कॉइनेज, टैक्सेशन सिस्टम और ट्रेड गिल्ड्स को रेगुलेट किया होता तो ये एक अर्ली इंडस्ट्रियल कमर्शियल इकोनॉमी का मॉडल बन सकता था। दैट इज अबाउट इकोनॉमी नाउ सोसाइटी। उज्जैनी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया था। लिटरेचर, आर्ट और एस्ट्रोनॉमी यहाँ फ्लरिश कर रहे थे। उज्जैनी बाद में कालिदास और वर जैसे स्कॉलर्स का घर बना। सोसाइटी हायरार्किकल थी। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय डोमिनेंट थे, लेकिन ट्रेडर्स और आर्टिसंस भी इन्फिन- इन, इन्फिन- इन- प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल, मुझसे बोला नहीं जाता यार, इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल थे। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहां अर्बन एलिट और रूरल क्लास का सिंथेसिस होने लगा था। अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने ये कल्चरल कैपिटल को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया होता तो ये भारतीय रेनेसां का पहला स्पार्क बन सकता था। अगर अवंती में एक फॉर्मल गुरुकुल नेटवर्क या नॉलेज इंस्टीट्यूशन जैसे कि नालंदा एस्टेब्लिश किया जाता तो ये एक पैन इंडिया एजुकेशनल कैपिटल बन सकता था, पर नहीं बन पाया, पर क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर अवंती ने अपने कल्चरल और इकोनॉमिक कैपिटल को मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन किया होता तो मगध का स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल बन सकता था और शायद हिस्ट्री अलग होती। जैसे हम अभी देख रहे हैं वैसी नहीं होती। तो चलो आगे चलते हैं हम अपने कोसाला महाजनपद पे। अगर हम कोसाला महाजनपद को देखें, इसकी ज्योग्राफी को देखें, तो आपको कहाँ पे दिखेगा कोसाला महाजनपद? ध्यान से देखिए, कहीं आपको दिख रहा है कोसाला? कोसाला आपको दिखेगा काशी के ऊपर, दिख रहा है, सरस्वती लिखा है यहाँ पे। तो जो कोसाला महाजनपद था एग्जिस्टिंग में उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न यूपी में स्थित था वो, जहाँ के प्रमुख शहर थे शरावस्ती, अयोध्या, सकेता। अगर हम इसकी जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जो कोसाला था हमें पता है यह गंगा रिवर के किनारे है तो फर्टाइल होगा। विशेष रूप से घाघर और गंगा नदी के प्लेन थे यहाँ पे। ये स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये हिमालयन फुटहिल्स और गंगा प्लेन्स के बीच आता था, जहाँ एग्रीकल्चर, ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज काफ़ी फ्लरिश करता था। देखो, जो हम इन चार महाजनपद की बात कर रहे हैं उनमें मोस्टली जो तीन है, आगे जो मगध आएगा वो भी गंगा के किनारे हैं, सब में दवा की खेती बाड़ी होती थी। अगर हम रिलीजन की बात करें तो साला एक धार्मिक दृष्टि से प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी। यहाँ पर ब्राह्मणिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म के अलावा बुद्धिज्म भी काफ़ी प्रोमिनेंट था। अगर हम इसमें ना बोला जाता है रामायण कनेक्शन। अयोध्या
जो कोसला का एक प्रमुख नगर था, राम के जन्म स्थान माना जाता था नहीं, अभी भी माना जाता है। इस रूप में कोसला एक धार्मिक और माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रखता था, तो इसके कारण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कोसला। अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करेंगे तो इसमें कल्चरल अचीवमेंट आती है और रिलीजियस सेंटर था। कल्चर अचीवमेंट की अगर हम बात करें कोसला की, तो ये एक हाईली कल्चर्ड रीजन था। रामायण के युग से लेकर गौतम बुद्ध के समय तक एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है इसका, एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है कल्चरल इसकी हिस्ट्री कोसला की। सरस्वती और अयोध्या जैसे शहर, श्रावस्ती और अयोध्या जैसे शहर लिटरेचर, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का सेंटर बन गए थे। यार आप बोलोगे कि यार ये कैसे पढ़ा रहा है हिस्ट्री? यार हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री आपको बार बार रिवाइज करके एक तरह से याद ही करनी होती है यार। देखो, एक फ्रेमवर्क है ग्रेप्स का, ज्योग्राफी, रिलीजन, अचीवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी। इसी के बारे में आपको याद रखना होता है और इसी से आपको एनालिसिस करनी होती है। तो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जो फुट हिल्स के नीचे हैं वो रिपब्लिक है, बाकी मोनार्की है। यहाँ पे भी मोनार्की होगी। अगर हम मगध और कोसला के संबंध की बात करें तो प्रसेनजीत की मगध के राजा अजातशत्रु से राजनीतिक और पारिवारिक दोनों संबंध थे। उनकी बहन कोसला देवी की शादी अजातशत्रु से हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं नेक्स्ट नहीं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में, जब हम मगध की बात करेंगे। लेकिन बाद में कुछ टेंशन भी आए। दैट इज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब मोनार्की थी। अगर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर था। इनकी लोकेशन ऐसी थी जहाँ पे ये ट्रेड राउट में आता था, और आर्टिसन थी, क्राफ्टमैनशिप थी, वो तो होगी ही। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ की सोसाइटी मिक्स सोसाइटी थी। कोसला में ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल ऑर्डर और बुद्धिस्ट लिबरलिज्म दोनों का को एग्जिस्टेंस था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बहुत ही प्रचलित थी, लेकिन बुद्धिस्ट मूवमेंट ने इस व्यवस्था को चैलेंज किया। अगर आपने बुद्धिस्ट और जैनिज्म की वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाओ वो वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं जो कोसला महाजनपद एक ऐसा रीजन था जहां धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एक साथ इवोल्व हुए। रामायण का दिव्य अयोध्या और बुद्ध के गहन विचार दोनों इसकी ड्यूअल हेरिटेज को दिखाते हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन भी था जहां एंशियंट ट्रेडिशन और नए रेवोल्यूशनरी थॉट लाइक बुद्धिज्म का संगम हुआ। अब हमारा आता है सबसे मेन किंगडम, महाजन पद, जो कि है मगध। अगर हम मगध की ज्योग्राफी की बात करें तो आपको दूर से दिख रहा होगा, अंग के लेफ्ट में मगध दिख रहा है ना। यस, मगध नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल और प्रोस्परस राज्य था। यह नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर बन गया था और इसके पास कुछ अमेजिंग ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी, जिससे जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग महान साम्राज्य बन पाया। मगध गंगा घाटी के ऊपर, अपर और लोअर पार्ट के बीच था, अपर और लोअर पार्ट के बीच था, जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी। लैंड भी फर्टाइल थी और एक वहां पे एक जगह थी राजगीर, वहां के आसपास आयरन ओर थी और गया के पास कॉपर और आयरन डिपॉजिट थे। तो आयरन ओर से क्या होगा, आपके रॉ मटेरियल तलवारें बनाने के लिए या फिर आयरन से कुछ और चीज़ें बनाने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। आपका डिफेंस स्ट्रांग हो जाएगा। आज यूएसए इतना स्ट्रांग क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस सिस्टम। चाइना भी अब आगे आगे सबको प्रवोक कर रहा है। वाई? कैसे कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी। यस, दैट इज द पार्ट, वन पार्ट, बट मेन इज डिफेंस। तो इसके अलावा एंशियंट ट्रेड राउट के बीच में होना भी मगध को एक वेल्दी बना गया। राजगरिया मगध की कैपिटल थी और बिम्बसारा और अजातशत्रु के रूल में ये अपने सबसे ज़्यादा प्रोस्परस
टाइम पे था। अगर हम वैसे ना बिम्बिसारा है, BIMBISA, मैं भीमसारा बोलूँगा क्योंकि अच्छा लगता है बोलना। वो जो थे 546 से 496 BC तक। भीमसारा हरियांका डायनेस्टी से थे और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शादियों का यूज़ करते थे। वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग राजाओं से शादी करने और उसको अपने अंदर मिला लेना। उनकी पहली शादी कौशल देवी, कोसाला के राजा प्रसन्नजीत की बहन से हुई थी। इस शादी के बाद उसको काशी मिला, जो एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स था। फिर उन्होंने वैशाली के लिच्छावी क्लैन की प्रिंसेस शेलना चेलना से शादी की, जिससे मगध का नॉर्दर्न बॉर्डर सिक्योर हो गया और नेपाल तक एक्सपेंशन भी इजी हो गया। उसने पंजाब के मदर किंगडम की सीमा से भी खीमा से भी शादी की। भीमसारा ने मिलिट्री कैंपेन भी किए। उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्ता को हराकर अंग को अपने एम्पायर में शामिल किया। अवंती का साथ उसके रिलेशन फ्रेंडली थे। वो महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन था। भाई क्या किस्मत थी, मतलब कि उस पीरियड में था ये बंदा जब महात्मा बुद्ध और महावीर अपने प्राइम में थे। इस बंदे का भी प्राइम चल रहा था। पर लेकिन आज बिम्बिसारा को जानता कौन है? सिर्फ NCERT, UPSC के एस्पिरेंट या फिर जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे वही जानते हैं। लेकिन बुद्धिज्म बिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं यार। अगर हम अजातशत्रु की बात करें, जो कि 494 462 BC तक थे। अजातशत्रु अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए मशहूर थे। उन्होंने कोसाला और वैशाली के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। वैशाली ने लिच्छावी संघ के खिलाफ 16 साल तक युद्ध चलने के बाद अजातशत्रु ने जीत हासिल की, जिससे उसकी पावर और प्रेस्टीज दोनों काफ़ी बढ़ गए। इस दौरान उसने पाटलिग्राम, जो बाद में पाटलिपुत्र बना, को स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट समझा और उससे एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया। बुद्धिस्ट और जैन्स दोनों मानते हैं कि अजातशत्रु उनका फॉलोवर था। आज अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखोगे और जैनिज्म के टेक्स्ट देखोगे तो उनका मानना है कि जो अजातशत्रु थे, जो कि काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, वो उनका धर्म फॉलो करते थे। बुद्धिज्म वाले बोल रहे हैं कि वो फॉलो करते थे और जैनिज्म वाले बोल रहे हैं कि वो फॉलो करते थे। बुद्धिस्ट और जैन, जैसा कि हमने बोला, दोनों मानते थे कि वो अजातशत्रु उनको फॉलो करते हैं और पहले वो जैन धर्म का अनुयायी थे और बाद में बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया। उन्होंने देखा होगा कि काफ़ी टफ रूल्स हैं जी जैनिज्म के, इसलिए उन्होंने इंक्लाइंड हो गए बुद्धिज्म की तरफ, ऐसा लगता है मुझे। उसके बाद उदयन और शशुधना डायनेस्टी आई। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी के आने के बाद मगध का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ा। उन्होंने गैंगटिक वैली के बियॉन्ड भी अपनी जीत हासिल की और नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया। महाजनपद नंदा डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था महापद्म नंदा। सबसे पावरफुल रूलर था महापद्म नंदा। उसने नॉर्थ इंडिया के क्षत्रिय क्लैंस को डिफीट कर दिया और खुद को एक रथ का टाइटल दिया। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि महापद्म ने डेक्कन का एक बड़ा हिस्सा भी अपने कंट्रोल में लिया और इसलिए उसे एक ग्रेट एम्पायर बिल्डर माना जाता है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग महापद्म ने लगभग 10 साल तक राज किया। उसके बाद उसके 8 सन्स ने कंसिक्यूटिवली रूल किया और उनमें से लास्ट थे धननंदा, जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और ह्यूज वेल्थ थी। धननंदा के टैक्स कलेक्शन का मेथड लोगों को पसंद नहीं आया और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य ने एक रेवोल्यूशन शुरू किया, जिसे नंदा रूल खत्म हो गया। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं मगध एक हिस्ट्री का शक्तिशाली एम्पायर
था। लेकिन नंदा डायनेस्टी की डाउनफॉल के बाद मध्य के रूल मौर्य डायनेस्टी के अंदर आया। अब मौर्य डायनेस्टी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो डेट इज अबाउट ज्योग्राफी ऑफ व्हाट इज दिस, नेक्स्ट इज रिलीजन। भीमसरा और अजातशत्रु दोनों का संबंध बुद्धिज्म और जैनिज्म से था। भीमसरा ने बुद्धिस्ट संघ को कई दान दिए और अजातशत्रु ने पहले जैन, बाद में जैसे हमने डिस्कस किया बुद्धिज्म को अपनाया। अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में बुलाई थी। महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन थे ये शासक, मतलब कि खतरनाक किस्मत थी यार इनकी। तो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, शैविज्म भी था और आपके बुद्धिस्ट भी थे और जैनिज्म भी थे। अगर हम बात करें अचीवमेंट की, तो भीमसरा ने कुसाला, लक्षिपी और मद्र जैसे राजगृहों से विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। यार इनकी वैसे ही कोई अचीवमेंट है वैसे ही नहीं थी, उनकी ऐसी थी जैसे अजातशत्रु ने 16 साल लड़ाई की, उसके बाद जीत गया। अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो हमें पता है इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। हायरार्किकल था, राजा का वचन ही राजा का वहाँ का शासन था। तो हरियंकर डायनेस्टी की शुरुआत भीमसरा ने की। मैट्रोमोनियल अलायंसेस से के जरिए भीमसरा ने पॉलिटिकल अलायंस बनाए। हमेशा याद रखना जो मैट्रोमोनियल डिप्लोमेसी थी वो कौन करता था, भीमसरा। ओके, अगर हम इसकी इकोनॉमी की बात करें, सेम फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर, पूरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ट्रेड के लिए। धनानंदा के समय टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ओप्रेसिव हो गया, जिसके कारण चाणक्य ने ख़त्म किया उसको। सोसाइटी भी मोस्टली सेम ही थी यार, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उस टाइम में सोसाइटी में। अगर हम कंक्लूड करें इसको तो हम बोल सकते हैं जो ये 4 महाजनपद थे, वत्स, अवंती, कोसला और मगध, एक ट्रांजिशनल फेज को रिप्रेजेंट करते हैं जहां ट्राइबल रिपब्लिक से सेंट्रलाइज किंगडम बन रहे थे। मगध ने सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडवांटेज उठा के एक एम्पायर की नींव रखी, जबकि बाकी किंगडम्स ग्रेजुअली एब्जॉर्व हो गए। दैट इज अबाउट। आगे है कंक्लूजन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने ना पर्शियन इन्वेजन डिस्कस नहीं किया, तो चलो पर्शियन इन्वेजन डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले इन्वेजन किया पर्शियन में से, उसने उसमें से इन्वेजन किया था साइरस द ग्रेट में। 558 टू 530 BC में था उसका कार्यकाल। साइरस द ग्रेट जो इंडिया के अंदर अपनी फर्स्ट एक्सपेडिशन लेके आया, उसने गांधारा रीजन को कैप्चर किया जो आज के पाकिस्तान का एक हिस्सा है। उसके बाद आया डेरियस, उसके बाद आया जेज, XERXES, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। अगर हम पर्शियन एम्पायर का इफेक्ट देखें, जो इंडो ईरानियन कॉमर्स का बूस्ट मिला, जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद और ज़्यादा ग्रो हुआ। अगर हम अब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया इंडिया के ऊपर, अलेक्जेंडर का कार्यकाल देखें तो नियर अबाउट
327 और 325 बीसी के दौरान। तो जो अलेक्जेंडर के आने से पहले इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी? पर्शियन इन्वेजन के बाद इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में काफ़ी स्मॉल किंगडम्स और रिपब्लिक स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। ये एरिया काफ़ी डिसयूनाइटेड था और एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट यूनाइटेड था। तक्षशिला और अम्बी, पोरस और जेलम, चिनाब के बीच रूल थे। अगर हम देखें कि इस इन्वेजन का कोज क्या था, तो जो अलेक्जेंडर ने अपने फादर फिलिप टू की डेथ के बाद 330 बीसी में थ्रोन संभाला और पर्शिया को कॉन्कर करने के बाद अपने एम्पायर को ईस्टवर्ड एक्सपेंड करने के लिए डिसीजन किया। तो उसने काफ़ी कुछ सुना था इंडिया के बारे में कि इंडिया बहुत वेल्दी है, इंडिया सोने की चिड़िया है, गोल्डन स्पैरो है, तो हमें वहाँ पे रूल करना चाहिए, वहाँ पे अटैक करना चाहिए। वो समझता था कि इंडिया के ईस्ट में दुनिया का सी कंटिन्यू होता है, इसलिए अगर वो इंडिया को कॉन्कर कर लेता है तो दुनिया के ईस्टर्न बाउंड्री को भी कंट्रोल कर सकता है। उसने एक बैटल की, बैटल ऑफ हयाद हयादस्पीस 336 बीसी में। अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस किया और लोकल ट्राइब से लड़ते हुए इंडस रिवर तक पहुंचा। फरवरी 326 बीसी में उसने इंडस रिवर को बोट्स के ब्रिज के थ्रू क्रॉस किया और अम्बी से वार्म वेलकम दिया। अम्बी ने उसे वार्म वेलकम दिया। फिर उसने पोरस को रिवर के अक्रॉस सबमिट करने को बोला, लेकिन पोरस ने रिफ्यूज किया और बैटल का डिसीजन लिया। अलेक्जेंडर ने करारी प्लेन्स में बैटल को फाइट किया। ये बैटल बहुत इंटेंस थी, लेकिन अलेक्जेंडर की टैक्टिकल ब्रिलियंस और पोरस को डिफीट कर दिया। पर उसकी ब्रेवरी ने अलेक्जेंडर को इम्प्रेस किया और उसको जेनरसली ट्रीट करते हुए थ्रोन पे वापस भेजा। अलेक्जेंडर अपनी जर्नी को ब्यास रिवर तक कंटिन्यू किया, लेकिन उसके सोल्जर थक चुके थे और उनको अपने घर जाना था। उन्होंने फाइट करने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर ने सोल्जर को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने रिटर्न की डिमांड की तो वो रिटर्न जर्नी पे निकल गया। अलेक्जेंडर ने कॉन्कर एरियाज को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया और उनको अपने गवर्नर्स के अंडर रखने का प्लान बनाया। अलेक्जेंडर का इन्वेजन एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था, लेकिन उसके बाद मौर्यन एम्पायर की ग्रोथ ने उसको उसके इन्वेजन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट को ओवरशैडो कर दिया। दिस इज कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। सो थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में मौर्यन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।